तो सारे दोस्त एक दूसरे को गाली बिना गाली के बुलाते नहीं थे कॉलेज में हमारे। तो लेकिन जब एग्ज़ाम होते थे तो उससे 2 दिन पहले जब मैं सबको पढ़ा रहा होता था तो मेरी एक अलग इज्जत करते थे वो। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो। पता नहीं क्यों करते थे। तो मुझे समझ आया कि ये कमीने, मतलब वैसे तो मेरे को गाली दे रहे हैं, मतलब हम एक दूसरे को गाली देते थे, लेकिन वो 2 दिनों में भाई भाई कह के, भाई तू ये करा दे, भाई मेरा ये करा दे। मैंने कहा ये तो मतलब बढ़िया, एक इज्जत, एक रेस्पेक्ट मिलती थी। तो वहां से मैंने देखा कि टीचर की एक अलग रेस्पेक्ट होती है, मतलब एक अलग इमेज बन जाती है। वेलकम पीयूष सर। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप सारे स्टूडेंट्स को एक सच बता दो कि आपका रोहित शर्मा से क्या कनेक्शन है। रोहित शर्मा से तो मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो रोहित शर्मा नाम दिया, ये करियर विल पर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तभी स्टूडेंट ने मुझे बोलना शुरू किया। पता नहीं मैं रोहित शर्मा कहाँ से दिखता हूँ बच्चों को, और बच्चे बोलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। वो भी हिट कर रहा है, हम भी हिट कर रहे हैं। तो बस वहीं से रोहित शर्मा का नाम पड़ा। तो बच्चे, हो सकता है थोड़ी बहुत फेस मैच करता हो, लेकिन वो तो स्टूडेंट। बाकी मेरे कोई रिलेटिव, नोन में, फैमिली में किसी ने मुझे रोहित शर्मा नहीं बोला। तो अच्छा, सिर्फ स्टूडेंट्स ही बोलते हैं सिर्फ आपको? स्टूडेंट्स ही बोलते हैं। पर्सनल खुद भी फॉलो करते हो उनको? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो कोई रीसेंट मैच आपने देखा हो उनका? रीसेंट मैच तो अभी सारे जो मैचेस हुए थे आपके, आईपीएल हुआ था, और उसके बाद जो टेस्ट मैच भी गए थे खेलने, तो वो सारे मैचेस देखे थे। लेकिन अफसोस की बात है, अभी फ़िलहाल रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म में चल रहा है। तो थोड़ा सा, अब वही है, देखो हर फील्ड का अपनी एक एज होती है, टैलेंट है इंसान के अंदर, लेकिन टाइम फ्रेम बड़ा मैटर करता है। हर इंसान का एक दौर होता है, तो उसका दौर था, तो शायद अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, टीचर एक प्रोफेशन डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि आप ये सोचोगे अच्छा रोहित शर्मा बाहर हो गया तो आप भी कहीं बाहर होने वाले हो गया। टीचिंग प्रोफेशन रिवर्स है, उसमें जितना एक्सपीरियंस होगा उतना बेहतर टीचर बन के निकलेगा। ठीक है पीयूष सर, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप अपने थोड़े बचपन के बारे में बताओ कि कहाँ पे आप बड़े हुए, किस तरह का इन्वायरमेंट था, कौन कौन है आपके घर में, उसके बारे में बताइए थोड़ा। तो देखो, अगर बचपन की बात करें तो मैं यूपी अलीगढ़ में पैदा हुआ। अलीगढ़ के बारे में आपने शायद सुना हो, जहाँ की 3 चीज़ें बड़ी फेमस हैं: ताले, नाले और मच्छर। तो ये 3 चीज़ें अलीगढ़ में फेमस हैं। अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए काफ़ी फेमस है, लॉक्स, ताले, ताला नगरी भी कहते हैं अलीगढ़ को। लेकिन वहाँ पे 2 चीज़ें और मैंने ऐड की हैं, नाले और मच्छर, क्योंकि अलीगढ़ में जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री करते एक बहुत बड़ा नाला आता है। तो जब जहाँ गंदगी है तो मच्छर तो होंगे ही। और तो अलीगढ़ में ही हम पैदा हुए। मेरा जो गांव है, मतलब गांव इन द सेंस जो मेन अलीगढ़ है सिटी, वहीं पैदा हुआ मैं, वही मेरी पैदाइश थी। और फिर हमारी जो स्कूलिंग रही है वो हिंदी मीडियम। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। कौन सी क्लास तक? यूपी बोर्ड से 12th क्लास तक। अच्छा, हिंदी मीडियम पूरा? जी बिल्कुल, हिंदी मीडियम। मेरा इंग्लिश मीडियम से कोई नाता नहीं था, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ मैं। और बचपन में तो जब हम पढ़ते थे तो पास में ही एक स्कूल था हमारे घर के बराबर, क्योंकि घर वाले थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ज़्यादा उसमें थे नहीं, तो बच्चों को लेके थोड़ा सा रहते थे कि हाँ बच्चा पास में ही रहेगा तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो उन्होंने एडमिशन कराया हुआ था 5th क्लास तक। बाकी 6th क्लास में फिर हम एक दूसरे स्कूल में गए एडमिशन लेने, जिसका नाम है बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज, VLJ। तो सबसे जो मेरी लाइफ का पहला जो फेज़ था जब मैं छोटा था पढ़ाई के प्रति, वो तभी था जो कंपटीशन का फेज़ आया, जहाँ हमें एहसास हुआ कि हाँ मतलब बचपन से थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो बाबूलाल जैन जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो यूपी बोर्ड में काफ़ी अच्छा कॉलेज था उस समय, और वहाँ 6th क्लास में एडमिशन के लिए टेस्ट होता था। तो वही मैंने एक पहला जो फेस किया था कंपटीशन, वो मेरा सबसे पहला फेस था जो मैंने 6th क्लास के लिए टेस्ट दिया था। और काफ़ी सारे हमारे जो नोन में थे पहले, वो उनका एडमिशन मतलब हो नहीं पाता था उस टेस्ट में। जब मैंने वो टेस्ट क्वालिफाई किया तो मेरे लिए तो मुझे इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स की खुशी थी एक, वो एक डिफरेंट लेवल की थी। उनको लगा कि हाँ हमारे बच्चे ने कुछ किया। तो तब से मेरे पेरेंट्स को मेरे मुझसे मतलब एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि हाँ ये बच्चा पढ़ाई में होशियार निकलेगा। तो तब से उनकी वो बढ़ती चली गई। फिर स्कूलिंग में हमने की, उसके बाद 10th में मैंने अपना स्कूल स्विच किया। फिर दूसरे स्कूल में गए थे हम, जिसका नाम था HV इंटर कॉलेज। वहाँ से मैंने 12th पास आउट की।
अच्छा, ट्वेल्थ की कहानी ये है कि ट्वेल्थ में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ। पहली बार जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो दैनिक जागरण वालों ने लिया था ट्वेल्थ क्लास में, क्योंकि यूपी बोर्ड में मेरे मार्क्स थे उस समय ट्वेल्थ में 77%। हालांकि इस समय तो 99% भी बेकार है, लेकिन यूपी बोर्ड के मार्क्स की एक अलग वैल्यू है। तो वो 77 जो परसेंट मार्क्स थे उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। तो फर्स्ट मेरा इंटरव्यू था जो दैनिक जागरण वालों ने लिया, और उस जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। लेकिन जो मेरे पेरेंट्स के अंदर एक वो फीलिंग होती है ना कि हाँ मेरे बच्चे ने कुछ कर दिखाया। सुबह दूसरे दिन न्यूज़पेपर वाला आने वाला था, और मेरे मम्मी पापा सुबह 5 बजे उठकर छत पे टहलने लगे न्यूज़पेपर वाले का इंतज़ार करने कि कब न्यूज़पेपर वाला आएगा, कब हम अपने बच्चे का फ़ोटो देखेंगे। तो एक वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए उस समय। फिर उसके बाद हमने तैयारी की बीटेक की। ये तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए, आप थोड़ा सा अच्छा, पीछे आ जाओ। घर पे हाँ। कौन कौन है आपके, मम्मी पापा और? अच्छा, तो हम देखो, हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है। और वैसे भी मैं बनिया हूँ, और बनियाओं में आपने सुना होगा कि अक्सर जॉइंट फैमिली होती है। तो मेरे घर पे मेरी मम्मी है, पापा हैं, मेरा एक भाई है छोटा जो भाई मुझसे है? छोटा भाई है, और मेरी बड़ी मम्मी है, ताऊ जी हैं, और उनके 2 बेटे हैं। तो बेसिकली हमारी फैमिली में 4 लोग तो हम थे, मम्मी पापा, 4 लोग वो, और मेरे अम्मा पापा। तो ये हमारी फैमिली। तो दादी है मेरी, उनको हम अम्मा कहते हैं, और जो दादाजी थे, अब तो नहीं है, उनको हम बाबा कहते थे। ओके, तो जब छोटे थे आप तब थे वो? मैं बहुत छोटा था। दादा जो हमारे बाबा थे वो एक्सपायर हुए थे, आई थिंक मैं 5वीं या 6ठी क्लास में था। उनके साथ मेरी काफ़ी यादें हैं। कुछ शेयर उन्होंने करना चाहते हो आप? बहुत कुछ सिखाया। मतलब जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा नाम है पीयूष, वो मेरे दादाजी ने ही रखा था। मैं आज तक पूछता हूँ कि मेरा नाम रखा किसने, तो वो मेरा नाम मेरे दादाजी ने रखा। इसी कारण से जो मेरा बेटा हुआ है अभी 8 महीने पहले, उसका मैंने नाम खुद रखा है, ताकि जब वो बड़ा हो तो वो पूछे मेरा नाम किसने रखा। तो वो एक फीलिंग्स होती हैं, तो क्योंकि मुझे भी मेरे नाम को लेके एक फीलिंग होती है कि हाँ मेरा नाम किसने रखा। तो मुझे बताते हैं मेरे घर वाले कि ये बाबा ने तेरा नाम रखा था पीयूष। और उनके साथ यादें हैं, जब हम थोड़े से छोटे ही थे तब से वो थोड़े से बीमार रहने लगे थे। लेकिन हाँ, मेरे बाबा ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, और या फिर उनकी वजह से हम चीज़ सीखे थे, कि मैंने बचपन में ही रामायण पढ़ी थी। क्योंकि पहले जो हमारे अम्मा बाबा थे उनको ना इन चीज़ों का शौक़ था, तो कोई उनको रामायण पढ़ के दिखा दे, पढ़ के सुना दे। तो मैं छोटा था, हम जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके एक अम्मा बाबा के साथ एक अलग लगाव होता है, उनको एक अलग केयर होती है, अटैचमेंट होता है। तो उनके साथ रहते थे। गर्मियों में उनको मैं रामायण सुनाया करता था रेगुलर अच्छा, बेसिस आप पे। पढ़ के सुनाते थे? हाँ, मैं उनको पढ़ के सुनाता था। मैं बहुत छोटा था, 4th-5वीं क्लास में था मैं, तब मैं उनको रामायण पढ़ के सुनाता था। और यही कारण है कि आज भी मतलब मेरे जो एक आइडल हैं, जो आइडल कैरेक्टर है वो श्री राम है। क्योंकि मैं बचपन से मैंने रामायण पढ़ी, 2-3 बार मैंने उनको पढ़ के सुनाई। वो मुझे समझाते थे कि जो तुम पढ़ रहे हो बेटा इसका मतलब क्या है। तो कई कहानियाँ थी वो सुनाते थे। और कई अम्मा बाबा की, हम रात में हमारे घर जब लाइट चली जाती थी, तब इन्वर्टर तो थे नहीं, तो सारे लोग एक साथ एक कमरे में बैठते थे, वो कहानियाँ सुनाया करते थे। तो वो दिन बड़े अच्छे याद आते हैं जब हम कहानी सुना करते थे अम्मा बाबा से। बहुत सारी स्टोरीज थी, तो एक अलग टाइम था। तो छोटे भाई के बारे में बताया आपने, तो मतलब 2 ब्रदर्स हैं आप? हाँ, मेरा भाई है छोटा, वो बिजनेसमैन है। बिजनेस है उसका। और बनियाओं में वैसे अधिकतर बिजनेस ही होते हैं। देखो, बनिया खानदान में 2 चीज़ें हैं, या तो बिजनेस करे लड़का या फिर सरकारी नौकरी पकड़े। प्राइवेट जॉब का हमारे यहाँ कम स्कोप है, क्योंकि उसमें जितना बिलीव नहीं करते। तो या तो सरकारी नौकरी हो या फिर अपना काम करे कोई। तो वही चीज़ थी। तो अब वो अपना बिजनेस करता है मेरा छोटा भाई, और हम सरकारी नौकर बन नहीं पाए, तो सरकारी नौकर बना रहे हैं लोगों को। ठीक ठीक है। तो आपका क्या रोल रहा है आपके भाई की लाइफ में? मेरा जो रोल है मेरे भाई की लाइफ में एज सच कुछ मैं कहूँ तो खास नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि जब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहली बार जो क्वालिफाई किया था टेस्ट, वो 5वीं क्लास का था, 6ठी क्लास के लिए। फिर 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो एक घर वालों की जो कभी कभी होता है ना कि पेरेंट्स किसी एक बच्चे पे इतना टारगेट कर देते हैं कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, हमारे लिए कुछ करेगा, हमारा फ्यूचर इसी बच्चे के हाथ में है।
तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे पढ़ाई से अगर रिलेट बात करें तो मुझ पे ज़्यादा फोकस किया। अच्छा, मेरा और मेरे भाई की उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो 1.5 साल छोटा है मुझसे। तो जब इतनी छोटी उम्र के होते हैं तो उनमें ऐसा नहीं कि हम उसको सजेशन दे सकें, क्योंकि पहले तो भाइयों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। तो वो सजेशन वाला फेस रहा नहीं। ऐसा होता है ना कि मेरा छोटा भाई 5 साल छोटा है तो मैं उसको कोई एडवाइस दे सकूं। और फिर 12th के बाद मैं खुद अपने घर से बाहर रहा, क्योंकि मैंने जो इंजीनियरिंग की वो लखनऊ से की। तो 2007 से मैं अपने घर से बाहर हूँ। और जो मेरा जो समय बचपन बीता वो अधिकतर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस घर वाले वही रहते थे और खेलना कूदना पढ़ना, इतना ही हमारा काम था। तो इसीलिए भाई को कुछ सजेशन वाली फेस में हम दे नहीं पाए, क्योंकि जब हम छोटे थे, जब मैं घर से बाहर निकला, फिर हम अपना करियर बनाने में लग गए, क्या उसको सजेशन देते। और आप इस उम्र पे आ चुके हैं कि अगर इस समय सजेशन दें तो वो अच्छा भी नहीं है कि ठीक है। ये है। ओके, मम्मी पापा के बारे में कुछ बताओ। मम्मी पापा मेरे बड़े सीधे साधे लोग हैं, और मम्मी हाउसवाइफ ही हैं। पापा हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो मतलब जब पहले मम्मी पापा ने मतलब एक घर में ही छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। हालांकि वो बिज़नेस चलाना ही तो बंद किया। मेरी मम्मी ने मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं कहूँगा मेरे मम्मी पापा का बड़ा हाथ है। क्योंकि मैं आपको मतलब ये कह सकता हूँ कि जो मेरे फादर जो फैमिली इनकम थी, उनकी जो फैमिली इनकम थी वो मेरी लगभग मेरी पूरी पढ़ाई पे उन्होंने झोंक दी। मतलब कहते हैं ना कि इतना बड़ा गेम खेला मेरे ऊपर, ट्रस्ट किया मेरे घर वालों ने, पेरेंट्स ने, कि ये कुछ हमारे लिए करेगा। तो आज तक ना तो मुझे कभी किसी ट्यूशन से रिलेटेड कोई मतलब उन्होंने कभी बोला कि नहीं तुझे ये ट्यूशन नहीं पढ़ना, या तुझे ये चीज़ नहीं दिलानी, या हम वहाँ कॉलेज में एडमिशन नहीं करा रहे तेरा। तो मुझे कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हालांकि जब मैं खुद बड़ा हुआ, हमने खुद कमाना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि उस समय मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए किया मतलब किस हद तक किया होगा, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो उनकी इनकम थी और उससे ज़्यादा मेरे ऊपर खर्च होते थे। अब वो भगवान ही मदद करता था जो भी है। तो मेरे माँ बाप का मेरे लाइफ में तो बड़ा हाथ है। और दूसरा मैं कहूँगा मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा का सहयोग है, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि जब मैंने तैयारी करी थी और मेरा एडमिशन होना था बीटेक के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज मुझे नहीं मिल पा रहा था, प्राइवेट कॉलेज मेरे को मिला था। और आप जानते हैं प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है। तो उस दिन काफी हम परेशान थे, लेकिन बड़े मम्मी बड़े पापा उनका एक सपोर्ट था। वो उस दिन उन्होंने बोला मेरे पापा को कि अरे तू चिंता क्यों करता है, ये हमारा बच्चा नहीं है। कई बार उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, और वो हमारी हिम्मत थी, और वो मेरे पापा की हिम्मत थी, और जिनकी बदौलत आज मुझे कामयाबी मिली है। उन्होंने यहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ, वो उनकी ही मेहनत है। मेरी मम्मी ने पूरा मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, तो पूरा परिवार वो संभाल के चलती हैं। हर चीज़ पूरा जो घर के जो हिसाब किताब सारे होते हैं वो मेरी मम्मी देखती हैं। सारा घर का राशन पानी खर्चा कैसे चलाना है, मुझे आज भी याद है। बचपन में बड़े संभल के चीज़ें, मतलब ये समझ लो कि उनको ये तक पता रहता था कि महीने में 4 साबुन ही खर्च होने हैं, 3 साबुन ही खर्च होने हैं। मतलब एक चीज़ होती है सिस्टम, हर चीज़ उनकी कैलकुलेटिव थी। इतना घी खर्च होगा, इतने मसाले खर्च होंगे, इतना आटा खर्च होगा। आज हम भी अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है किसी का कि महीने में कितना क्या खर्च होना है। लेकिन उस समय जो उन्होंने किया वो काबिल तारीफ़ था। जबकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है मेरी मम्मी, 10th पास आउट है सिर्फ, और उन्होंने हमें इतना पढ़ा दिया, वो बहुत काबिल तारीफ़ है उनके लिए। क्योंकि किसी का खुद ना पढ़ना, किसी को पढ़ा देना मुझे मोटिवेट करती थी। जब भी मेरे मार्क्स कम आते थे, उनका मोटिवेशन रहता था, सिर्फ ये रहता था, उनको 10 में से 9 नंबर लाया इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता था कि तेरे से ऊपर किसके और आए, सबसे ज़्यादा क्यों नहीं आया। वो हमेशा सबसे आगे लाने में लगी रही। तो हमें 0.55 मार्क्स भी कम होते थे तो बड़ा लगता था। हालांकि उन चीज़ों को सोच के थोड़ा सा मुझे लगता भी है, क्योंकि मैंने अपना बचपन ना अधिकतर पढ़ने में गुजार दिया, खेलने में थोड़ा कम। तो मुझे लगता है कि मुझे इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए था। ये है। ठीक है। और पापा के बारे में? पापा मेरे बहुत सीधे हैं। उन्होंने आज तक मेरे पापा ने ये नहीं पूछा कि इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मतलब उनको एक होता है ना कि उनको ट्रस्ट था कि ये मेरा बच्चा है,
आज भी ऐसी है, जैसे आज भी मैं अगर कोई काम करूं तो वो 1% क्वेश्चन नहीं पुट अप करते। जैसे होते हैं ना, मैंने काफ़ी देखा है अपनी लाइफ में, लोगों के जो फादर होते हैं ना, वो अपने बच्चों को मतलब एकदम टाइट रखते हैं। या मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके फादर से उनकी जो सोच है वो बनती नहीं है, वो कुछ और कर रहे हैं, फादर कुछ और कह रहे हैं। बट मेरे साथ उल्टा है, मतलब या तो उनका ट्रस्ट है या फिर मैंने उनको कुछ अच्छा करके दिखाया है, दो ही चीज़ें हैं। तो वही है, देखो हर माली को यकीन होता है आप उसका पेड़ कितना फल देने वाला है, बस वही बात थी। तो इसलिए मेरे फादर ने आज तक मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई रोक टोक नहीं की। कहता ना कि मम्मी पापा का आपके जीवन में रोक टोक है, मैं अभी कुछ करने जाऊं कोई रोक टोक मेरे फादर की नहीं रहती। तो मेरे जीवन में मेरे फादर की कोई रोक टोक नहीं रही है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि जो तुझे करना है तू कर अपनी लाइफ में। कभी उन्होंने कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया कि ये क्यों नहीं कर रहा। और हालांकि हमने भी वो रेस्पेक्ट रखी, क्योंकि हमने भी आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको दुख पहुँचे। जैसे बचपन में काफ़ी बच्चों की ना कंप्लेन आती है पेरेंट्स के पास कि ये बाहर इसको पीट दिया या बाहर ये कारनामे कराया। हम इतने सीधे साधे अच्छे बच्चे रहे, हमने आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि मैंने अपना बचपन मतलब या तो जिया नहीं, या मैं इतना सीधा बन के रह गया। क्या हुआ मेरे साथ वो पता नहीं लेकिन जो भी है, तो हमने आज तक कोई कंप्लेंट अपने घर वालों को नहीं दी। और आज उसी का नतीजा है कि वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनकी कोई रोक टोक हमारे जीवन में है नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट्स समझते नहीं है अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को, कि वो कितने स्ट्रगल से वो उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। तो एक मैसेज आप दे दो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल की कदर नहीं करते हैं। हाँ देखो, यही चीज़ है कि मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि अगर मतलब ये सब बच्चे पूछते हैं कि सर आप मतलब मैसेज कर देते हैं सर यू आर गॉड, आप भगवान हैं सर। तो मैं बच्चों को एक चीज़ समझाता हूँ, बेटा कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो सिर्फ इस दुनिया में दो ही भगवान हैं, एक मम्मी और एक पापा, इनके अलावा कोई नहीं है। और अगर तुम कहते हो कि मेरी किस्मत ख़राब चल रही है, तो तुम अपना मस्तक अपनी माँ के चरणों में जाके डेली रख दो, तुम्हारी किस्मत चमकने लगेगी। क्योंकि माँ और बाप दो ऐसी चीज़ें हैं पृथ्वी पे जो कभी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकते, चाहे आप कितना भी गलत कर दो उनके लिए। लेकिन बस वही भगवान का रूप है, क्योंकि जो इंसान आपके प्रति कभी नेगेटिव ना सोचे वो सिर्फ आपके पेरेंट्स ही हैं। तो यही चीज़ है, और बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है कि पेरेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं, वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं आपको इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, और वो जब वो काम करते हैं तब उन पेरेंट्स को काफ़ी ठेस पहुंचती है। तो मैं भाई स्टूडेंट्स से यही कहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स की कद्र करो, उनके एफर्ट्स की, उनके हार्डवर्क की, उनके सेक्रीफाइस की, और वो कुछ करके दिखाओ तब। क्योंकि जिस दिन एक्चुअली बच्चे के साथ भी दिक्कत नहीं है, उसने लाइफ में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया होता ताकि वो उस खुशी को अपने माँ बाप की आंखों में देख पाए। जैसे मैंने कहा कि मैंने 5वीं क्लास में एग्ज़ाम निकाला, तो मैंने अपने मम्मी पापा की आंखों में वो चमक देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे कुछ करने से मेरे मम्मी पापा कितना खुश हो रहे हैं। मतलब एक अलग लेवल की फीलिंग थी। तो वही है, अगर उस चीज़ को देखने लग जाएं, अगर वो एक काम करें और फिर वो चमक अपने मम्मी पापा की आंखों में देखें ना, तब उनको एहसास होगा उस चीज़ का। तो वही चीज़ है। ठीक है। तो आपने 10th में आपने बताया, 12th आपने टॉप करी, उसके बाद फिर आफ्टर 12th क्या जर्नी रही आपकी? देखो 12th मैं ये कहूँगा कि 12th तक और 12th के बाद मेरे दो कैरेक्टर हैं, मेरी लाइफ के दो फेस हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत सीधा रहा 10th 12th क्लास तक, पूरा फोकस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर 12th में सबका सपना होता है, उस समय हमारी भी माँ का सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। कोई बात नहीं, उस सपने को पूरा करने में लगे थे, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम फैमिली इतनी ना हो पाने की वजह से मैं बाहर जाके नहीं पढ़ पाया, अपने घर पे ही मैंने अलीगढ़ तैयारी की। और बच्चे कोटा जाते हैं, कोटा जाके पढ़ाई करते हैं, तो हमें उस चीज़ का पता ही नहीं था, ना हमारी फैमिली इतना अफोर्ड कर सकती थी। तो बट हमें कोई इतना अफसोस नहीं था उस चीज़ का कि हमारे घर वालों के पास पैसे नहीं है, कोई अफसोस नहीं था। हम फिर भी वहीं अलीगढ़ पढ़ते थे, मन लगा के तैयारी की, 1 साल मेहनत की। फिर जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो कुछ खास रिज़ल्ट था नहीं, बट हाँ फिर भी मेरे को कॉलेज मिला, लखनऊ का इंजीनियरिंग कॉलेज मिला। और गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाया सिलेक्शन, लेकिन प्राइवेट कॉलेज था, और घर वालों ने हिम्मत की
और मैंने एजुकेशन लोन लिया, फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर जिस दिन मैंने कदम रखे लखनऊ में, कॉलेज का नाम है BBDNITM बाबू बनारसी दास, और जिस दिन मेरे कदम पड़े कॉलेज में, बस वहीं से हमारी दूसरी लाइफ शुरू हो गई। फिर तो बीटेक का माहौल आप जानती हैं कि क्या था। पहली बार मैं कॉलेज में एंटर हुआ, हम इतने सीधे साधे बच्चे कि शुरू के 6 महीने तो मेरे जो साथ के बच्चे थे उन्होंने मेरी रैगिंग ले ली, क्योंकि मैं इतना सीधा निकल के गया, मुझे कुछ पता ही नहीं था। हम हॉस्टल जाते थे, हॉस्टल में रैगिंग होती थी, वहाँ डेली शाम को रैगिंग होती थी। बाल पकड़ के, बाल इतने इतने से करा दिए छोटे छोटे से, और शर्ट का कॉलर का बटन लगा के चलो। मतलब इतना खौफ था सीनियर का कि नज़र नीचे करके चलते थे। और वो मासूमियत थी हमारे अंदर, सीधापन था ही। चश्मा मेरे बचपन से लगा हुआ है, तो जो चश्मा लगाते लड़के वो और सीधे दिखते हैं। तो मेरे साथ का एक लड़का था, मेरे दूसरी उसकी ब्रांच थी मैकेनिकल, तो वो थोड़ा सा तेज़ था। कुछ होते हैं बच्चे बचपन से शरारती, तो उसने ही मेरी कई बार रैगिंग ली खुद ही सीनियर बन के, और मैं रैगिंग देता भी गया। हालांकि मेरे दोस्त ने बता भी दिया कि भाई ये हमारे साथ का है, लेकिन वो इतना डर था कि। लेकिन उस 6 महीने के बाद जब हम सीनियर बने सेकेंड ईयर में, फिर हमने रैगिंग लेना शुरू किया, और फिर वहाँ से लाइफ जैसे जैसे दोस्त मिलते चले गए। और वो कॉलेज का माहौल तो मतलब यहाँ, जब मैं अपने घर था अलीगढ़ में 12th तक, तो यहाँ दिन था हमारा। कॉलेज में एंट्री होने के बाद फिर हमारी रातें होने लगी। फिर हम पूरी रात जगते थे, मूवीज़ देखते थे। मतलब जितना फ़न, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने बचपन में वो लाइफ नहीं जी, बचपन में मैंने पूरा फोकस अपना पढ़ने में, वो पूरी लाइफ मैंने अपनी बीटेक में जी। बीटेक में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। जो इतनी मस्ती कर सकते थे वो बीटेक में हमारी पूरी फुल मस्ती हुई। सिर्फ बीटेक में एक दिन पढ़ते थे एग्ज़ाम से पहले। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं मैं, कि जब हम बीटेक में पढ़ते थे कॉलेज में, तो एक दिन पहले पढ़ते थे, और वहाँ पे भी जो पढ़ने का फेस होता था, जैसे हम 4 दोस्त रहते थे एक फ्लैट में, 5 दोस्त रहते थे, और हमारे एग्ज़ाम में 5 यूनिट आती थी। तो हम एक बुक लाते थे और उस बुक के 5 हिस्से कर लिए। एक यूनिट तू पकड़, एक यूनिट तू पकड़, सबको एक एक यूनिट पकड़ा दी, और वो सारे सिर्फ रीडिंग लगा रहे हैं। रीडिंग लगा ली सबने। अच्छा, सबने रीडिंग लगाने के बाद मैं सबसे इंडिविजुअली समझता था कि हाँ भाई तूने क्या पढ़ा, समझा मुझे। तो 2 घंटे में उसने एक यूनिट समझा दी। जब सब तीनों लोग मुझे समझा देते थे, फिर फाइनल मैं सबको पढ़ाता था उन 5 यूनिट को। तो ये जो टीचिंग वाली हॉबी है ना, वो मेरी बीटेक से चली आ रही है। एक दिन पहले पढ़ते थे बट आप? हाँ, 1 से 2 दिन पहले। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अब 1 से 2 दिन पढ़ने से पहले काम नहीं चलेगा। कंपटीशन इतना बढ़ गया है अब तो। कंपटीशन बहुत टफ है। उस समय तो बीटेक में तो सिर्फ पास होना था हमें। फिर अच्छा, पढ़ाने की एक चाह वहाँ पे एक बनी, एक पैशन हाँ, सा आपको पता चला? वहाँ पे देखा ना कि हम जैसे स्टूडेंट्स थे, और बीटेक में सारे दोस्त थे, तो 2 दिन पहले पढ़ते थे। अच्छा, बीटेक में माहौल देखो थोड़ा सा अलग होता है। लैंग्वेज, एब्यूसिंग लैंग्वेज होती है, सब एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, बिना उसके बात नहीं करते। तो बहुत सारी गालियाँ मैंने वहाँ सीखी कॉलेज लाइफ में, जिसका कभी जिक्र भी मैंने नहीं सुना था अपने बचपन में। तो सारे दोस्त एक दूसरे को बिना गाली के बुलाते नहीं थे कॉलेज में हमारे। तो लेकिन जब एग्ज़ाम होते थे, तो उससे 2 दिन पहले जब मैं सबको पढ़ा रहा होता था, तो मेरी एक अलग इज्जत करते थे वो, पता नहीं क्यों करते थे। तो मुझे समझ आया कि ये कमीने, मतलब वैसे तो मेरे को गाली दे रहे हैं, मतलब हम एक दूसरे को गाली देते थे, लेकिन वो 2 दिनों में भाई भाई कह के, भाई तू ये करा दे, भाई मेरा ये करा दे। मैंने कहा ये तो मतलब बढ़िया, एक इज्जत, एक रेस्पेक्ट मिलती थी। तो वहाँ से मैंने देखा कि टीचर की एक अलग रेस्पेक्ट होती है, मतलब एक अलग इमेज बन जाती है, चाहे मेरे दोस्तों में बनी हो, चाहे कहीं बनी हो। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में गया। और मेरे दोस्त कहते थे कि यार तेरा जो समझाने का तरीका है वो अलग है, क्योंकि नॉलेज तो यार हम भी ले लेंगे पढ़ के, लेकिन जिस तरीके से तू चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है, वो मज़ेदार चीज़ है, वो पढ़ने में मज़ा आता तुझसे। तो वहाँ से मेरे थोड़ी सी हॉबी बनी पढ़ाने में। तो फिर वो फेज़ था, फिर मैं धीरे धीरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पढ़ाता गया। तो बस वही इंटरेस्ट हमारा बनता चला गया पढ़ाने का। ठीक है, फिर यहाँ से टीचिंग की शुरुआत कैसे हुई? आप मुखर्जी नगर कैसे आए था उसके बाद? मुखर्जी नगर आने की कहानी ये है, देखो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया, तो हर माँ का सपना होता है कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होगा बच्चे का, और उसी सपने में हमारे घर वाले बैठे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि लड़का तो बिगड़ चुका है कॉलेज में जाके। लेकिन फिर भी इतना नहीं बिगड़े थे। थ्रू आउट 70% थे मेरे बीटेक में भी। वो एक दिन की पढ़ाई से ही थे या कैसे भी हो, बट वो थ्रू आउट 70% थे। और कैंपस प्लेसमेंट में ये था कि
TCS कंपनी आई थी जब मैं थर्ड ईयर में था, तब TCS आई। तो वहाँ पर उसने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया। तो उस एप्टीट्यूड जब टेस्ट दिया ना, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स थे मेरे उस एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली, यार रीजनिंग मतलब बढ़िया चीज़ है, क्योंकि उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन थे और मैंने उससे पहले कभी रीजनिंग का जिक्र भी नहीं सुना था। मुझे पता ही नहीं था ब्लड रिलेशन के कोई क्वेश्चन होते हैं ऐसे। पहली बार मैंने वो क्वेश्चन वहाँ पर देखे, ब्लड रिलेशन टाइप, कोडिंग डिकोडिंग टाइप या IQ टेस्ट टाइप, और वो मुझे बड़ा मज़ा आया करने में। तो क्वेश्चन किए, टचवुड वो एग्ज़ाम भी हमारा निकला और उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गया। लेकिन हुआ क्या, कॉलेज में जैसे आपको पता होगा कि जब कैंपस प्लेसमेंट होता है तो कंपनी, अगर आपका किसी एक मतलब थ्रू आउट TCS का ये था कि क्वालिफिकेशन था 60%, आपकी थ्रू आउट 60% होनी चाहिए 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, तभी आप उसके कैंपस में बैठ सकते हो, वरना बैठोगे नहीं। बट कॉलेज में कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, पहली बार कंपनी आई थी तो जिनके 60% मार्क्स नहीं थे वो भी बैठ गए थे बच्चे। बाद में TCS वालों को पता चला, जब उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने वाली थी तो उन्होंने हमारा कॉलेज ही ब्लैक लिस्ट कर दिया और मेरा TCS में सिलेक्शन हुआ था। और जब एक कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप दूसरी कंपनी में बैठ नहीं सकते प्लेसमेंट के लिए। तो मैं फाइनल ईयर तक किसी और कंपनी में बैठा नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था। बट फाइनल ईयर में TCS ने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर हम इंजीनियर बन के बेरोजगारी का ठप्पा लेके कॉलेज से बाहर निकले। जो घर वालों के सपने थे, जो उन्होंने देखे, वो सारे चकनाचूर हुए। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स पे कितना झटका लगा होगा उस समय, मैं नहीं जानता, लेकिन वो एहसास उन्होंने मुझे कभी नहीं होने दिया कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मुझे उनकी आंखों में कभी नहीं दिखा, क्योंकि उनके लिए हो सकता है बहुत बड़ी बात रही हो, उन्होंने उस गम को छिपाया हो, बट मुझे फील नहीं होने दिया वो कभी। उसके बाद फिर ऐसे ही घर पे हम आ गए अपना बोरिया बिस्तर लेकर, सारे फिर अप्लाई करने लगे। बीटेक इंजीनियर करते ही क्या, हर जगह रिज्यूम डालने लगे। कई सैकड़ों मैंने रिज्यूम डाले, कई इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि सरकारी नौकरी का बड़ा हल्ला हो रहा था उस समय, बैंक की जॉब की। 2011 की बात है, मैंने 11 में पास आउट किया बीटेक। तो 2011 में बैंक की जॉब का बहुत हल्ला था कि बैंक की काफ़ी जॉब भी निकलती थी। तो मैंने भी सोचा चलो क्यों ना बैंक की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हमने बैंक की तैयारी शुरू करी। सिर्फ 2 महीने बैंक का मतलब मैंने कोचिंग ली थी, हार्डली 1 से 2 महीने, और उससे ऊपर पढ़ा भी नहीं। एग्ज़ाम दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेशन दिया, भाई एक काम करते हैं, गेट की तैयारी कर लेते हैं, एमटेक की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 2 साल बेरोजगार तो हो ही गए और 1 साल ये ड्रॉप आउट होने वाली है, अब तो कोई कैंपस प्लेसमेंट वैसे भी नहीं होगा, तो एमटेक कर लेते हैं, फिर आगे कुछ देखते हैं। फिर मैंने गेट की कोचिंग ज्वाइन करी। सोचो मैं मतलब बीटेक करके आ चुका हूँ, एजुकेशन लोन पे मैंने बीटेक की। उसके बाद घर वालों का सपना था कि ये तो कैंपस प्लेसमेंट होगा ही होगा, जो बचपन से इतना होशियार था, तो अब इसको क्या हो गया अचानक से, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद भी मेरे घर वालों ने हिम्मत की कि मैंने एमटेक की प्रिपरेशन के लिए गेट की कोचिंग ज्वाइन की दिल्ली आकर। वो भी उन्होंने सपोर्ट किया, मैंने वो भी तैयारी की, खूब जम के तैयारी की 1 महीने। फिर गेट का एग्ज़ाम दिया और उसमें रैंक भी बनी थी मेरी। लेकिन गेट फिर वही था कि गेट के साथ साथ एक IAS की कोचिंग भी थी, कि अब जो मैंने बैच लिया था वो गेट प्लस IAS दोनों का था। लेकिन मेरे अंदर पेशेंस रहा नहीं, मैं जैसे ही गेट का एग्ज़ाम दिया और अपना सामान पैक करके घर भाग लिया। मैंने कहा छोड़ो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। फिर गेट का रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में जो IIT तो मिल नहीं रहा था। हाँ, हमारा अलीगढ़ में एक कॉलेज है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके लिए मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था। लेकिन फिर वही था कि देखो कहीं ना कहीं घर वालों को दुख होता है कि अब ये 2 साल और पढ़ाई करेगा, हम कब तक पढ़ाएंगे, पैसा कहाँ से, मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें मुझे भी कहीं ना कहीं समझ आ रही थी। पापा आते थे, डेली बोलते थे कि वहाँ रिज्यूम दिया, यहाँ रिज्यूम दिया। पापा भी सोर्स लगाते थे, जो भी मतलब पापा के ये समझ लो जितने फ्रेंड्स हैं, अब पापा हर किसी से यही बात करें कि कहाँ नौकरी लग सकती है, वो कहते थे यहाँ रिज्यूम दे दो। तो मैं यकीन बता रहा हूँ, रेफरेंस में मैंने कम से कम 50 रिज्यूम दिए होंगे, लेकिन कहते ना कि सारे सब फेल, सब ज़ीरो। हालांकि मैं इतना मतलब थैंकफुल हूँ ईश्वर का कि उन्होंने कोई भी रेफरेंस नहीं लगवाया। रीज़न ये है, मैंने तो ये भी थैंकफुल हूँ कि जो मैंने बैंक का पेपर दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ,
क्योंकि हो सकता है मेरा क्लरिकल पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता और मेरी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती, या हो सकता है पापा किसी सरकारी प्राइवेट में जो रेफरेंस लगा रहे थे अगर कोई कंपनी ले लेती तो फिर मेरी लाइफ वहाँ से फिर आगे बढ़ना शायद मुश्किल हो पाता। तो जितने भी रेफरेंस दिए सारे फेल, कुछ हो ही नहीं रहा था, कहीं कोई रेफरेंस नहीं हो रहा था। फिर एक दिन की बात है, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरी मम्मी हमेशा मुझे पुश करती रही हैं बचपन से, मेरे मार्क्स को लेके, पढ़ाई को लेके, लेकिन मेरे पापा ने आज तक कुछ नहीं बोला। लेकिन जब जो मैं बता रहा हूँ आपको, बीटेक के 2 साल बाद हो गए थे मेरे को, 2 साल घर बैठे हुए, तब पापा ना डेली रिज्यूम देते थे, मैं जाता था रेफरेंस। तो मैंने अपनी मम्मी को मना कर दिया कि मम्मी मुझे नहीं जाना कोई रिज्यूम देने, अब तो बहुत कोई रेफरेंस काम नहीं आता, मैं फिर से अपनी तैयारी कर रहा हूँ, कोई एग्ज़ाम ही निकालूंगा मैं। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे पापा आए दोपहर में घर पर, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, मैंने अपने एक फ्रेंड से बात कर ली है, वहाँ जाके ये कल बात कर लेगा। तो मम्मी ने कहा अरे वो नहीं देगा रिज्यूम, अब बहुत उसने दे लिए, इधर सीवी दे उधर सीवी दे, कुछ हो नहीं रहा। तो मैं उस समय अंदर लेटा हुआ था, तो पापा कहते हैं कि पहली बार मैंने देखा कि मेरे फादर ने मुझे मेरे लिए डांटा कि यहाँ दिन भर करता क्या रहता है, ये सोता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है। पहली बार था वो लाइफ में मेरे फादर ने मुझे कुछ बोला, वो भी मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली मम्मी को बोला, बट मैं उस समय जग रहा था तो वो बातें मैंने सुनी। और कमाल की बात तो यह है कि जो मेरी माँ आज तक मुझे अंगेस्ट थी मेरे, मतलब हमेशा पुश करती रही मेरे मार्क्स को लेके, उस समय जब मैं सो रहा था उस समय मेरी मम्मी को ने मेरे पापा को बोला कि चुप हो जाओ बेटा, अंदर सो रहा है, वो सुन लेगा, क्योंकि आपने आज तक उससे ऐसा नहीं किया। और मैं थोड़ा सा टच ही रहा हूँ बचपन से, मतलब उनको लगता है ये थोड़ा सा दिल पे जल्दी बातों को ले जाता है। वो दिन था मेरे झकझोर गया अंदर से कि ये क्या हुआ। आज मैंने 2 अलग अलग रूप देखे, जो मेरी माँ का रूप था आज तक वो पलट गया, मेरी जो पापा का रूप था वो पलट गया। तो फिर उसके बाद सेकंड डे मैंने अपना बैग पैक किया और मैं आ गया दिल्ली। मेरे दोस्त थे जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे मुखर्जी नगर में ही। तो मैं आया तो ऑटो मैंने गया जीटीवी नगर पर, उसने बत्रा पे उतारा, सामने एक कोचिंग थी, तो मैंने वो कोचिंग देखी और वहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ था रीजनिंग का। अच्छा, मैंने कहा था कि पढ़ाने का थोड़ा वही था, मैं पढ़ा भी रहा था, तो मैं गया और मैंने उससे पहले तैयारी नहीं करी थी रीजनिंग सब्जेक्ट की। सिर्फ मेरे को वो जो मैंने टीसीएस में बता रहा था क्वेश्चंस वगैरह वो आते थे। मैं गया, मैंने कहा कोई जॉब टीचिंग के लिए मेरे को बात करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल डेमो देने आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं डेमो देने आ जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों के रूम पे गया, वो सारे उसकी तैयारी कर रहे थे एसएससी की। मैंने दोस्तों को पकड़ा, मैंने कहा भाई क्या कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। उन्होंने बताया देख मैथ्स में ये, रीजनिंग इंग्लिश। मैंने कहा रीजनिंग अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें बताओ कुछ। तो वो जिस टीचर से पढ़ रहे थे उसने 1-2 ट्रिक मुझे सिखाई। मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो बेसिक तरीके से कर रहा था ये तो उससे मैंने 2-4 ट्रिक सीखी एक चैप्टर की, और उसी चैप्टर का जाके मैंने डेमो दे दिया दूसरे दिन। और डेमो दिया तो पता नहीं डेमो था जो मेरा वो ले रहे थे इंटरव्यू, सो गया डेमो लेते लेते। अब वो सोए, पता नहीं क्यों मैंने इतना ख़राब पढ़ाया क्या किया, लेकिन वो सो गए। फिर थोड़ी देर बाद उठे और हम उनके केबिन में गए, और केबिन में जो आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, सेम वही डायलॉग मेरे साथ हुआ। उन्होंने सीधा छूटते मुझसे बोला कि भैया पैसे कितने लोगे। और मेरे को समझ नहीं आया ये हुआ क्या, ये आदमी तो सो गया था और नीचे जाके कह रहा पैसे कितने लोगे। अब वो उनकी ट्रिक थी, टैक्टिस थी, जो भी था, वो मेरा कंसंट्रेशन देखना चाह रहे थे या मतलब देखना जो भी था, अब वो वही जाने, वो बात मेरे को भी नहीं पता आज तक ऐसा क्यों हुआ। फिर वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फिर मैं धीरे धीरे वो मोमेंट कैसा था जब उन्होंने बोला कि पैसे कितने लोगे, वो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? वो जब बोला ना पैसे कितने लोगे, तो मुझे लगा हम बीटेक की हुई थी, 2011-12 की बात थी, 12 की। तो उस समय हम जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे ना प्राइवेट, तो हमारी मेंटेलिटी थी कि 10,000 रुपये महीने, 15,000 रुपये महीने, 17,000 रुपये महीने ये। अब उन्होंने बोला पैसे कितने लोगे, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या करना है, क्योंकि मेरे माइंड में वही फिगर था 17, 18, 20,000, 25,000 रुपये महीने। मेरे को कुछ आइडिया नहीं। मैंने कहा मैं 1 मिनट का टाइम ले सकता हूँ। मैं नीचे गया, क्योंकि इस फील्ड का मुझे आइडिया था नहीं। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाया जो तैयारी कर रहे थे, जहाँ से मैं पढ़ के आया थोड़ा बहुत। मैंने कहा भाई ये बता यार टीचर कितना कमा रहे हैं तो बोले क्या हुआ। मैंने कि तू बता बस, ये रीजनिंग का कोई टीचर है तो अच्छा टीचर है, तो उसको कितने मिल जाते होंगे महीने के। उसने कहा यार मिल जाते होंगे 1,00,000-1,15,00,000। जैसे उसने बोला ना 1,00,000-1,15,00,000, मेरे तो पहले तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कि 1,00,000 रुपये महीने, मैंने दिमाग ख़राब है तेरा, 1,00,000 रुपये महीने किसको मिलते हैं।
किसी को नहीं मिलते। यहाँ डाले 15,000 रुपये, 10,000 रुपये के लिए हम मर रहे हैं। 1 लाख रुपये टीचर को कह रहा, हाँ भाई यहाँ मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं ऊपर गया। अच्छा, ऊपर गया तो फिर भी ये समझ लो, उसने पूछा था, उन्होंने पूछा कि कितने रुपए लोगे। मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कहने की कि 1 लाख, मतलब उसने जो बोला कि यहाँ मिलते हैं, मैंने फिर भी बोला 50,000 रुपये महीने। और जैसे ही मैंने बोला ना 50,000 रुपये महीने, मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी रकम थी उस समय। जैसे ही बोला 50,000, वो पता है मेरे से क्या बोलते हैं, सोच लो, फिर 2 दिन बाद हमारे पास मत आना कि सर इतने कम पैसे क्यों दे रहे हो। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने ऐसा हुआ कि उन्होंने पर मंथ ना करके मेरी पर आवर सैलरी फिक्स करी कि हम आपको 500 रुपये पर लेक्चर या 600 रुपये पर लेक्चर आपको देंगे। तो पर आवर फिर भी वही डर था कि पर आवर। फिर मैंने कहा मैं नहीं सर, मैं अभी थोड़ा सा टाइम लूँगा। मैंने फिर फ़ोन मिला के पूछा, यार पर आवर पे कह रहे हैं, ये पर आवर पे रख लूँ। मुझे डर था पता चले कि ये मुझे लेक्चर ही ना दे, दिन में 1 ही घंटे पढ़ा रहे हैं मुझसे, कम से कम फिक्स तो मिलेगी। तो मेरा दोस्त जो यहाँ थे वो 1 साल से थे, वो सारे माहौल जानते थे कि यहाँ टीचर 12-12 घंटे पढ़ाता है ना। तो उन्होंने बोला मुझसे कि पर आवर कर ले भाई, लेकिन मेरा अंदर से मन गवाही नहीं दे रहा था। मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब, पर आवर था, अगर 1 घंटे पढ़वा दिया मुझसे 2 घंटे तो मैं क्या करूँगा, कम से कम 50,000 मिल तो रहे हैं। तो कही भाई लालच मत कर तू, मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरी बात यकीन कर, पर आवर कर ले, फिक्स मत कर। तब मैंने फिर वो पर आवर सैलरी करी। तो फिर मैं घर पे गया। घर वालों को तब तक मैंने कुछ बताया नहीं था। मैंने घर वालों को बोला ऐसे ऐसे जॉब लग गया है। कह रहे अच्छा कितने रुपए मिलेंगे। मैंने कहा वो फिक्स सैलरी की कह रहे थे लेकिन मना कर दिया है, पर आवर पे बात कर ली है मैंने। तो घर वालों ने पूछा फिक्स सैलरी कितनी थी, 50। तो जैसे ही घर वालों ने सुना 50, तो मतलब उनको विश्वास ही नहीं हुआ। कह रहे बेवकूफ़ झूठ बोल रहा है, 50 कैसे हो सकती है। फिर मैंने बोला ना वो मैंने मना ही कर दिया है, मैंने तो पर आवर करे। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सुनाया कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। सब ने सुनाया कि 50,000 रुपये महीने, क्योंकि उस समय काफ़ी बड़ी रकम होती थी और वो बहुत अमाउंट था हमारे लिए। तो वहाँ से बस शुरुआत हुई, फिर पर आवर पढ़ाना शुरू किया और वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने पर आवर पे लिया। फिर वही था, फिर धीरे धीरे क्लासेस में जाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे फर्स्ट तो आपने बताया कि आपने ट्रिक के बेसिस पे पढ़ा दिया था अपने दोस्तों से पसंद मतलब पूछ के, तो जब आपका फर्स्ट डे एक्सपीरियंस था पूरी क्लास में, वो कैसा था? पहला जो एक्सपीरियंस था, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जो मैंने दिल्ली में कोचिंग थी, इससे पहले जहाँ मैं अलीगढ़ रहता हूँ, तो एक अलीगढ़ की कोचिंग थी, उसमें मैं 1 दिन के लिए गया था। इससे पहले मैं वहाँ 1 दिन जा चुका था। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का किसी क्लास को फेस करने का। तो मुझे वहाँ से आइडिया था कि मैं थोड़ा सा पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे भैया पढ़ा रहे थे, तो मैं वहाँ गया था। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया, जो क्लासरूम में मैं पढ़ा के आया। एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं पढ़ा के घर आया, और मैं पढ़ाने गया था बस इंटरेस्ट के तौर पे, फिर उसके बाद कोचिंग वालों का खुद फ़ोन आया कि सर बच्चे अब आपसे पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि वो जो चीज़ थी ना, कि फिर मुझे वही बीटेक की बातें याद आई कि यार मेरे दोस्त सही बोलते थे, तेरा पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ भी जब मैं एक कोचिंग में पढ़ाने गया, उसके बाद स्टूडेंट्स बोलने लगे कि सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत लाजवाब है और आपसे ही हमें पढ़ना है। तो ये कहानी थी पहले एक्सपीरियंस की। और फर्स्ट सैलरी कितनी थी आपकी और उससे क्या किया आपने? पहली सैलरी से देखो, सबका सपना होता है कि घर वालों के लिए गिफ्ट ले जाना। तो मैंने भी वही किया, जो भी पैसे आए मैं अपनी मम्मी के लिए साड़ी, दादी के लिए, घर में जितने मेंबर थे, पापा के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मैंने लिए। और मेरे दोस्त भी थे कमीने, उन्होंने भी कुछ ना कुछ गिफ्ट पहले ही फिक्स कर लिए थे। अच्छा, उन्होंने शर्त लगाई थी, उन्होंने ऐसे नहीं मांगे मुझसे कि तू भाई हमें ये, वही जो तैयारी कर रहे थे मेरे, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम तेरे से ये लेंगे, मेरे को एक नाइकी के जूते चाहिए। उन्होंने ऐसे नहीं बोला। पहले उन्होंने बोला कि अच्छा ये बता, तू पर आवर तेरी सैलरी फिक्स हो गई, अगर तेरे इतने रुपए मिल जाएं तो तू हमें क्या दिलाएगा। अच्छा, वो बता रहे थे कि इतने रुपए तो इसको मिल ही नहीं सकते, मतलब मैं सोच रहा था कि इतने तो मेरे को मिल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा अगर तेरी 1 लाख अगर तुझे मिल जाए तो तू हमें क्या दिला सकता है। मैंने कि जो बोलो वो दिला दूंगा, क्योंकि मुझे पता था इतने कैसे मिल जाएंगे, बट उनको एक्सपीरियंस था इस चीज़ का, तो वो कमीने थे। तो उन्होंने एक डिजिट फिक्स करवा के 3-4, हाँ मैंने कहा नाइकी के जूते चाहिए, हाँ बट ले लियो, स्पाइकर की मुझे जीन्स चाहिए, ले लियो। तो इस तरीके से वो गिफ्ट उन्होंने फिक्स किए। सैलरी आई, उनको तो पता ही था आनी थी, तो फिर वो सब मैंने डिस्ट्रीब्यूट ऐसे की। ठीक है, दोस्तों से यहाँ पे पॉइंट है कि वो दोस्तों में से क्या अरुण सर भी थे, अरुण गौतम सर?
नहीं देखो, अरुण गौतम सर और जो अभिषेक सर मेरे बहुत खास दोस्त हैं। जब हम पहले पुरानी कोचिंग में थे तो हम तीनों को वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से बच्चे बोल भी देते थे, क्योंकि हम तीनों की जो क्लासेस होती थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही सेम क्लासेस में होती थी। बट ये दोनों जो मेरे से मुलाकात हुई इनकी हमारी कोचिंग में ही हुई, टीचिंग फील्ड में ही। कौन से ईयर में? इनसे मुलाकात हुई थी 2015-16 में, मेरी मुलाकात हुई थी 15 में। अच्छा, इतना मतलब 5-7 साल हो चुके हैं। हाँ, हमें साथ हुए 6-7 साल हो चुके हैं। उनके बारे में कुछ बताओ, मतलब किस तरह कैसी दोस्ती है आपकी उनसे? दोस्ती शानदार है। अरुण गौतम सर और जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ये बेसिकली हम लोग पानीपत जाते थे पढ़ाने, तो ये रास्ते में हमें बॉर्डर पे मिलते थे और इंग्लिश पढ़ाते थे। उस समय इंग्लिश के टीचर का थोड़ा सा रुतबा रहता ही था। इंग्लिश और मैथ्स के टीचर थोड़ा सा समझते थे अपने आप को, तो धीरे धीरे इनका मजाक करने की आदत थी स्टार्टिंग से ही। तो जैसे कोई भी चीज़ करनी हो तो ये बोल देते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें लगता था कि ऐसा कैसे कह दिया, लेकिन वो मजाक करते थे। तो वो दोस्ती मतलब दिल के बहुत साफ़ है अरुण गौतम सर। जो उनके है मन में वो आपसे कहेंगे। कभी एक आपको मतलब उस राह पे नहीं ले चलेंगे कि एक फेक इमेज आपकी बनाए। जो आपके अंदर कमियां हैं वो आपके ज़रूर बताएंगे। जो उनको गलत लगता है वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। तो वो एक सच्ची दोस्ती है, मतलब उसमें कहीं फेक नहीं है, फेकनेस नहीं है कि कोई झूठा दिलासा हो। कभी कभी होता है ना, दोस्त कह देते हैं यार नहीं, जैसे कोई हम साथ शॉपिंग करने गए, कई बार गए, ये शर्ट कैसी लग रही है, बस हाँ अच्छी लग रही है। नहीं, जो गलत है तो गलत है, सीधा बोलते थे कि तुम लग रहे हो तो लग रहे हो, बस खराब लग रहे तो लग रहे हो, अच्छे लग रहे तो लग रहे हो। तो ये है। ठीक है। और अभिषेक सर? अभिषेक सर से भी मुलाकात तभी हुई थी, मतलब बेसिकली हम तीनों की साथ ही मुलाकात हुई। और हम तीनों ने, जब हम पुरानी कोचिंग में थे तो तीनों बैचलर थे, किसी की शादी नहीं हुई थी। तो हमारा वीकेंड अक्सर साथ ही बीतता था। हम नाइट आउट करते थे तीनों लोग। कोई किस्सा याद है आपको, कोई मज़ेदार सा, कुछ बढ़िया सा बताओ मतलब। मज़ेदार सा किस्सा ये है कि जैसे कॉलेज में ना एक बार हम तीनों थे एक होटल में रुके हुए थे शाम को। तो ऐसे ही घूमने के लिए हम गए हुए थे तीनों लोग। तो शाम को ऐसे ही सब अपनी अपनी लाइफ के बारे में किस्से सुना रहे थे। तो मैं भी अपना कॉलेज का किस्सा सुना रहा था कि हमारे कॉलेज में एक बार बोरा रेस हुई थी। अच्छा। बोरा रेस जिसको कहते हैं, जैसे दोनों सैक रेस। सैक रेस। हाँ, तो बोरा जो होता है ना, उसमें दोनों पैर डाल के जंप करते हुए जाना था। तो मैं बता रहा था कि मैं उसमें फर्स्ट आया था। तो मैंने उनको बताया कि थोड़ी सी मेरी जो फिजिक है ना, मुझे उस दिन पता चली थी कि मैं रेस भी अच्छी कर लेता हूँ, जंपिंग भी अच्छी कर लेता हूँ। तो कह रहे थे अच्छा, अरे हाँ तुम क्या कर लेते हो ऐसे ही। तो फिर हम जिस होटल में थे तो वहाँ पर ना हम जैसे जंप लेके ना उसको छू रहे थे छत को। मैंने कहा लोको मैं अभी छू के दिखाता हूँ तुम्हें। तो मैं उठा और मैंने जंप लेके उसको छत को छू दिया। तो फिर एक एक फिर जब जैसे होता है, जब दोस्तों में कोई एक चीज़ कर एक्टिविटी करनी होती है किसी एक को, तो सब करते हैं। तो फिर अरुण सर की बारी थी, लेकिन अरुण सर को उनकी हाइट का फ़ायदा मिला, भाई उनकी हाइट ज़्यादा, उन्होंने छुई। फिर अभिषेक सर की बारी थी। तो अभिषेक सर जैसे ही उछले बैट से उसको छूने के लिए, नीचे गिरे, उनके पैर में मोच आ गई। उनका पैर ही मुड़ गया। ओके, फिर इसके बाद आप राकेश सर से कैसे मिले? राकेश सर से मेरी मुलाकात हुई थी 2016 नहीं 2015 हाँ 2015 में मेरी मुलाकात हुई थी राकेश सर से। तो मैं पढ़ाता था सोनीपत और पानीपत और दिल्ली में पढ़ाता था रीजनिंग। सर ने पब्लिकेशन डाला था नया अपना, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन सर ने ओपन किया था, बिल्कुल नया नया। तो एक टीचर थे, उनके रेफरेंस से मैं सर को मिला जाके। सर ने बोला होगा कि रीजनिंग के लिए मुझे कंटेंट चाहिए। तो मेरी सर से मुलाकात हुई इस समय 2015 में। सर ने कहा कि सर आओ आप हमारे साथ जुड़ो, हमें अच्छा लगेगा, और ये रीजनिंग की बुक है सर, इसको एक बार तैयार करो और इसमें देखो क्या कमियां हैं दूर करो और ये बुक बनाओ। तो फिर तब मेरी सर से मुलाकात हुई। फिर मेरी जो पहली बुक आई थी, सबसे पहली बुक, वो प्रैक्टिस सेट की बुक थी, वो 2015-16 में आई थी राकेश सर के थ्रू। तब राकेश सर का मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है कि जो एक, जैसे कहते हैं ना, एक चेहरे को नाम दिया। तो मेरा जो चेहरा लोगों तक पहुंचा, ऑडियंस तक पहुंचा, उसमें बहुत बड़ा रोल राकेश सर का है। क्योंकि जो सबसे पहली किताब लेकर आए थे, उस समय किताब लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो सबसे पहली किताब मेरी RYP से आई। तो पहली बार बच्चों ने जाना कि रीजनिंग का कोई टीचर है, पीयूष वार्ष्णेय नाम का।
फिर उसके बाद राकेश सर ने एक बार पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च किया था अपना ऑनलाइन। तब राकेश सर के साथ मैंने वो वीडियो शूट करी थी रीजनिंग की, तो पेन ड्राइव कोर्स मेरा सर लेके आए थे। और जब पेन ड्राइव कोर्स लेके आए थे तो पहली वीडियो उन्होंने मेरी RYP अपने चैनल पे डाली थी उस पेन ड्राइव कोर्स की। वहाँ से बच्चे मुझे बहुत जानने लगे। तो वो मेरा करियर की शुरुआत थी, जो मतलब बच्चे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुझे पहचानने लगे। तो वहाँ से मुझे बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिला, क्योंकि एक बार बच्चे जब पहले से आपको जान रहे होते हैं तो बच्चों का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बढ़ जाता है। तो वो जो पहचान दी थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, वो राकेश सर से मेरे को मिली थी। तो उनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया। वो सपोर्ट भी काफ़ी टीचर्स को करते हैं सर। भाई वो कहते हैं ना कि हर जौहरी को, मतलब हर जौहरी हीरे की तलाश कर लेता है। तो सर पहचान लेते हैं कि हाँ ये बंदा टैलेंटेड है, इसमें खास है, इसको घिसो, इसको पहुंचाओ। तो वो सर ने के साथ जुड़े, सर के साथ मेहनत करी और आज हम इस काबिल हैं। ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, फिर ऑनलाइन में जब आपने स्विच किया तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? ऑनलाइन का एक्सपीरियंस देखो, वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे राकेश सर के साथ जब मुलाकात हुई थी, तो राकेश सर ने जो शूट किया था हमारा पेन ड्राइव कोर्स, तो वो सबसे पहला मेरा ऑनलाइन फेस था कि जब हम कैमरे को फेस करते थे। ऑफलाइन में तो हम सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, लेकिन जब राकेश सर के यहाँ मैं वीडियो शूट करने आता था पेन ड्राइव कोर्स के लिए, तो वहाँ पर क्या होता था कि सामने कैमरा लगा होता था। और अब तो जैसे हम जो क्लासेस लेते हैं वहाँ तो सिर्फ वॉल पे हमने कैमरा माउंट किया हुआ है और कोई भी टेक्निकल स्टाफ वहाँ पे होता नहीं है, हम अकेले ही क्लास ले रहे होते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं फोटोग्राफर कैमरा लेके, तो एक कैमरा ही सर ने सेट करवाया हुआ था स्टूडियो में, और उसमें चेयर डाल के एक बंदा एनी टाइम बैठा रहता था, और उसमें नीचे लिखा हुआ था प्लीज़ लुक हियर। तो हमें वहीं कैमरे में देखना होता था, और उसमें कट कैमरा एक्शन वाले सीन हुआ करते थे। जैसे हमने पढ़ाना शुरू किया, वो कहते थे स्टार्ट, और फिर बीच में कई रीटेक भी होते थे उस समय। हालांकि अब तो हम जाते हैं क्लास में नॉन स्टॉप दर 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 पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, कोई रीटेक की उम्मीद नहीं है। लेकिन पहले रीटेक थे तो ऐसे ऐसे कैमरा वो फेस किया, वहाँ से फिर आदत डल गई पढ़ाने की। ठीक है। तो उसमें जो ट्रांजिशन कैसा रहा, मतलब जब आपने ऑफलाइन पढ़ाया और फिर जब ऑनलाइन पढ़ाया, उसके ट्रांजिशन के बारे में थोड़े से बताओ कि ऑफलाइन में क्या फील होती है और ऑनलाइन में क्या फील होती है? देखो, ऑफलाइन ऑनलाइन में मैं ये कहना चाहूँगा, ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे तो ऑफलाइन में भी कई सारे बच्चे होते थे, 500 1000 बच्चे हमारे सामने बैठे होते थे। तो शुरुआत में तो ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि एक टीचर की जो एनर्जी होती है ना, वो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, उनका चेहरा होता है कि टीचर हम क्लास में कर क्या रहे हैं, हम मतलब पढ़ा रहे हैं तो किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब चल क्या रहा है। क्योंकि हमारा भी वहीं से हमें मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी भी हमें वहीं से मिलेगी पढ़ाने की। तो जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों का फेस हमें सब बता देता है कि अच्छा इस समय बेटा अब एक जोक की ज़रूरत है तुम्हें, है ना, अब थोड़ा सा टाइम ब्रेक की ज़रूरत है, या अच्छा ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो ये रिपीट करने की ज़रूरत है। तो वो एक माहौल बना रहता है ऑफलाइन क्लास में, वो बच्चों का फेस बताता है और वो एनर्जी हमें मिलती रहती है रिवर्स। लेकिन जब पहली बार ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो ये थोड़ा सा दिक्कत हुई, वहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था कि हम किस फ्लो में चल रहे हैं। वो ऐसा ना हो कि बच्चे बोर हो जा रहे हों हमें सुन सुन के, क्योंकि वहाँ पे जोक भी क्रैक नहीं कर सकते, अकेले किसको जोक सुनाए। ऑफलाइन क्लास में तो किसी बच्चे को पकड़ लिया क्या कर रहा है, या उसके ऊपर कुछ जोक बना दिया, तो थोड़ा सा टाइम। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता था, बट कंटेंट ही हमारा ऐसा था कि बच्चे उसको पसंद करने लगे और वो पढ़ाना स्टार्ट, मतलब पढ़ाते चले गए। आपने टैटू के बारे में बताओ थोड़ा सा, ये जो आपने टैटू, रिसेंटली बनवाया अभी। ये टैटू मैंने करियर विल में आने के बाद बनवाया था क्या कि मतलब हम भी देखते थे लोगों को कि उसने ये टैटू बनवाया हुआ, वो टैटू बनवाया हुआ, तो बचपन से था एक टैटू बनवाना है, मतलब बचपन से तो नहीं, थोड़े से बड़े हुए उसके बाद था कि ये ऐसे टैटू बनवाएंगे, थोड़ा सा मतलब अलग डिफरेंट लुक होगा। तो मैं और मेरी वाइफ गए थे एक शॉपिंग मॉल, हम घूम रहे थे, तो हालांकि मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ को क्रेज़ था। तो उन्होंने आपको बनवा दिया? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बनवाया, उन्होंने बोला कि मैं टैटू बनवाऊंगी। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है बनवा लेना टैटू। तो फिर उनको ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि कितना दर्द होगा, कितना पेन होगा, और फिर हम थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं, तो ये भी उनके मन में था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इन लॉज सास ससुर ये बोले ये क्या, मतलब बहू जाके एडवांस हो रही है दिल्ली में। तो वो डाउट थे उनके मन में, कुछ संकेत थे। तो मैंने कहा छोड़ो, तुम तो नहीं बनवा रही हो, मैं बनवा लेता हूँ।
तो मैं पहुंचा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, मैंने बनवा लिया। ये मेरे मन में था कि माँ पापा, तो मैंने यही लिखवाया था माँ पापा। और मैंने ऐसी जगह टैटू बनवाया जो मुझे खुद कभी ना दिखे। ये ऐसा टैटू है जो मुझे विजिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि मुझे कभी इरिटेशन ना हो जाए इसको देख देख के कि ये मैंने ओके। क्या करवा लिया। इसलिए तो मैंने कहा ऐसी जगह बनवाओ जो मेरे को भी ना दिखे और सामने वाले को दिखे। तो ये ऐसी जगह मुझे कभी नहीं दिख सकता कि कहाँ बना हुआ है टैटू। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है बट ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर आपको सक्सेस मिली। जब आपने पढ़ाया और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए, तब आपको पता चला कि जैसे अभी रिसेंटली आपको पता चला प्रहलाद यूपीएससी में उसका 104 रैंक था, तो वो जानने का क्या मतलब कैसा था वो एक्सपीरियंस जब आपको पता चला? मैंने ही बताया था आपको। हाँ, मेरे पास देखो वही चीज़ होती है, जैसे किसी पेरेंट्स का जब बच्चा सफल होता है तो पेरेंट्स की जो मतलब जो अंदर फीलिंग्स होती है ना, उनका सीना गर्व से फूल जाता है। उनको लगता है कि ये हमारी पैदाइश है, मतलब ये हमारा बच्चा है। जैसे कोई भी बच्चा अगर कोई बढ़िया, तो वो जो फीलिंग्स आती है ना पेरेंट्स को, वही फीलिंग्स आ रही थी मेरे अंदर और हर टीचर के अंदर आती हैं जब उनके बच्चे किसी अच्छी जॉब पे निकलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं सक्सेस नहीं होंगे तो डाउट हमें खुद पे ही होने लगेगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। तो जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो हमें अपने आप के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, वो हमारे पढ़ाने के तरीके, और हम डबल एनर्जी से फिर काम करते हैं। जितनी मेहनत कर रहे होते हैं हम अपने आप को अपडेट कर रहे होते हैं, और डबल वो एक हमारे लिए बहुत खतरनाक मोटिवेशन है। क्योंकि जो बच्चों का सिलेक्शन है यही एक टीचर का मोटिवेशन है। अगर हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट ना हो तो हमें अंदर से खुद ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, तू सही टीचर है कि नहीं है। तो वही जब सिलेक्शन बच्चे लेते हैं तो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो बस वही चीज़ है कि अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हैं कि हाँ, तू जिस प्रोफेशन में है तू सही प्रोफेशन में है, किसी को धोखा नहीं दे रहा, और जो काम कर रहा है सही काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। तो बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो वही खुशी हमारे अंदर होती है कि हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। जब स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो वो भी जब आपको मैसेज करते हैं कि सर मैं 1-2 साल से तैयारी कर रहा था बट मेरा कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गया, तब उनको आप क्या बोलते हो? सच्चाई तो ये है, मैं मानता हूँ कि बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उसमें 1-8% ही ऐसा बच्चा होता है जिसकी किस्मत ही बहुत ख़राब होती है, जो मेहनत भी कर रहा है और सिलेक्शन नहीं पा रहा। बस सिर्फ 1-8% है। अच्छा, वो भी सिर्फ इसलिए होगा कि ईश्वर ने ज़रूर उसके लिए कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया सोचा होगा। जैसे आपका टीसीएस में नहीं हुआ? जैसे मेरा टीसीएस में नहीं हुआ, राइट। तो मेरा टीसीएस में ना होना, मेरी मेहनत करने के बावजूद भी, मैं हो सकता है आज टीसीएस में उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे मैं आज हूँ। मुझे दुनिया उतनी नहीं जाननी होती जितनी आज जान रही है। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, जो मेहनत पूरी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली ईश्वर ने उनके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। बाकी की जितने भी जो सेलेक्ट नहीं हो रहे बच्चे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी होती है, 100% कमी होती है। किसी की प्रैक्टिस में कमी होती है, किसी की रिवीजन में कमी होती है, या किसी ने अपना 100% नहीं दिया होता। 99% वही स्टूडेंट है जो किसी ना किसी कमी के कारण सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम वही है, बच्चों से बातें करते हैं, बच्चे बताते हैं अपना तरीका पढ़ने का, फिर जो कमी होती है बताते हैं, वो उस पर काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे आपको कोई गुड न्यूज़ पता चलती है तो किस तरह से सेलिब्रेट करते हो आप? कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ में तो वो क्या तरीका है आपका सेलिब्रेट करने का? देखो, सेलिब्रेट करने के तरीके चेंज हो गए हैं समय के साथ साथ। जब हम बैचलर थे, जवान थे। जवान तो अभी भी हैं। जब हम बैचलर थे, जब शादी नहीं हुई थी, तो सेलिब्रेशन का सिर्फ एक ही मतलब था, दोस्तों के साथ पार्टी, कि आज नाइट आउट करना है, या मूवी देखने जानी है, पिज़्ज़ा खाने जाना है, बाहर घूमने जाना है, ये करना है। तो वो फिक्स था, दोस्तों के साथ पार्टी, वही सेलिब्रेशन का तरीका था। मतलब दोस्त तो ये समझ लो कि अगर आपने एक नई शर्ट खरीदी है तो उसकी भी पार्टी होती है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़, मतलब मैंने बीटेक में एक चीज़ सीखी कि पूरे 4 साल मैंने जो बीटेक की उसमें यही नहीं पता था कि दुख होता क्या। वहाँ पर जो एक लाइफ थी ना, वो एक अलग लेवल की लाइफ थी। वहाँ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी सेलिब्रेट करते हैं, मतलब वहाँ पे सारे सुख, जितने भी दुख हैं, छोटी मतलब जो भी पारिवारिक कलेश, दुनिया की मोह माया, सबसे दूर एक अलग जीवन, वहाँ आदमी एक लाइफ जीता है, उसको एहसास होता है कि ज़िंदगी बस छोटी है, इसको जितना जियो खुशी से उतना ही बेहतर है। तो वहाँ पे तो हम हर छोटी छोटी चीज़ का सेलिब्रेशन करते थे।
तो लेकिन शादी के बाद का सेलिब्रेशन कुछ और है कि अब तो खुशी है, अब तो क्या कर सकते हैं, अपनी वाइफ को घुमाते हैं ले जाके या उनको कुछ गिफ्ट दे दिया। अच्छा, आपकी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज थी, ठीक है। बट जो भी लोग आए थे वो किसी को विश्वास नहीं होता था कि ये अरेंज मैरिज है। हुआ ये था कि हमने पहली बार अपनी शादी में वो प्री वेडिंग शूट करी थी। पहले कोई शायद नहीं करते थे लोग, बट हमने करी थी। तो जब हमारी शादी हो रही थी तो मैरिज में वो प्री वेडिंग शूट चल रहा था जिसमें पहले से शूटिंग हो जाती है। तो उसको देख के सारे लोग आज भी यही मानते हैं कि मेरी लव मैरिज थी। अच्छा, इतना प्यार, वो दिखता भी है, स्टूडेंट्स भी काफ़ी, मुझे खुद लगा कि आपकी लव मैरिज है। हाँ, तो वो सारे लोग यही मानते हैं कि वो लव मैरिज थी मेरी, बट वो एक्चुअली अरेंज मैरिज ही है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपसे। अगर आपको ऐसा मौका मिले कि रोहित शर्मा की लाइफ से आप ट्रेड कर सकते हो कि उनकी लाइफ जो वो जी रहे हैं ना, आप वो जियो, तो आप ट्रेड करोगे उसका कि आप रीजनिंग टीचर बन जाओ रोहित शर्मा, मैं क्रिकेटर बन जाता हूँ? देखो, ऑब्वियस सी बात है कि हर इंसान का चमक धमक का सपना होता ही है। जो ग्लैमर है उनके पास, जो कैमरे का ग्लैमर है और जो, तो ऑब्वियस सी बात है आदमी चाहेगा ही रोहित शर्मा बनना कि इतना पॉपुलर हो जाए। भाई हमें एक छोटा सा, हमारा भी दायरा है लेकिन वो बहुत छोटा दायरा है, वो बहुत बड़ा दायरा है, वहाँ पे पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बनना चाहेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने क्लास में कोई गलत टॉपिक पढ़ा दिया हो और फिर आपको बाद में ऐसे, आप रात को सो रहे हो और एकदम से याद आया यार ये तो गलत पढ़ा दिया? नहीं, टॉपिक तो मैंने गलत नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ कि मैं रात में कई बार जगा जरूर हूँ। मैंने कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रात में जग के बनाए हैं। मैं सो रहा होता हूँ और अचानक से मैं रात को 2 बजे या 3 बजे मेरी आँख खुलती है और मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे होता क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले से तैयारी नहीं करी थी, मैंने खुद सेल्फ स्टडी कर करके पढ़ाना शुरू किया था। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो शुरू में मेरा जो स्टार्टिंग फेज था वहाँ बच्चे डाउट्स पूछते थे। मेरी एक अच्छी आदत ये रही है कि मैंने बच्चों से सीखा है। क्लास में जब भी मैं पढ़ाता था, जैसे कहीं फंसता था, कोई बच्चा आता था कि सर ऐसे नहीं ऐसे होगा, मैं उसको आराम से सुनता था और बच्चे से ही सीखता था, क्योंकि मेरा भी वो स्टार्टिंग फेज था। तो मैंने उस स्टूडेंट से सीख सीख कर ही पढ़ाना शुरू किया है। तो बच्चे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते थे जो कोई भी आंसर नहीं दे पाता था। इवन मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ ही रहा था और सीख ही रहा था। फिर वो जो क्वेश्चंस होते थे, मैं घर पे आकर जब सोते थे तो सोते सोते अचानक से मेरे को याद आती थी यार बच्चे ने ये डाउट पूछा था, फिर मेरी एकदम आँख खुलती थी, फिर मैं उसी समय लग जाता था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने। या ऐसा कभी हुआ हो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपने बुआ को मामी बता दिया हो, ऐसा कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। रिलेशन में तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया वहाँ हमने। गड़बड़ नहीं गई, ठीक है। रिलेशन सारे सही रखे हैं। ठीक है। अच्छा, एसएससी रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक है कि यार ये टॉपिक तो हटा दो? तो रीजनिंग में तो वैसे देखो कोई टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि रीजनिंग अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता रीजनिंग से कोई टॉपिक हटना चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक एक से बढ़कर एक मज़ेदार टॉपिक हैं। क्योंकि हम तो टीचर बन चुके हैं तो हमारे लिए तो बढ़िया है, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स के लिए कई सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, वो चाहते होंगे कि ये टॉपिक ज़रूर हटा दो। जैसे कि मिसिंग नंबर है, स्टूडेंट चाहते हैं कि मिसिंग नंबर टॉपिक हटना ही चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी लॉजिक लगा देते हैं। हालांकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, प्रॉपर लॉजिक वाले आते हैं, लेकिन मिसिंग नंबर है जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से किस टाइप के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है? एवरेज स्टूडेंट, जो पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट है, सिलेक्शन उसी का होना है। क्योंकि होता क्या है कि जो अबव एवरेज बच्चे होते हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंट समझते हैं या जिनका स्कोर अच्छा रहा होता है, उनके अंदर एक सबसे बड़ी कमी होती है, वो कभी प्रैक्टिस नहीं करते। वो क्लास में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जल्दी आंसर देके उनको लगता है सारी चीज़ें आ गई, लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं करेंगे वो। और यहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। और जो एवरेज बच्चा होता है, जिसको पता है कि मैं उतना मतलब इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरी पावर उतनी नहीं है, कैचिंग पावर, वो बच्चा बहुत मेहनत करता है और बहुत प्रैक्टिस करता है, तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के चांस उसी बच्चे के बनते हैं। अच्छा, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आप गए थे, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था, ये बताओ थोड़ा। कॉमेडी नाइट विद कपिल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। जैसे कि आपने पूछा था अरुण सर, अभिषेक सर के बारे में, उन्हीं के साथ मैं गया था। मुंबई मेरा पहला टूर था, तो हम लोग गए थे कॉमेडी नाइट विद कपिल के अंदर। सबसे पहले मैं फिल्म सिटी में गया था। हालांकि
कॉमेडी नाइट विद कपिल से पहले मैं एक और अपना फेवरेट सीरियल का स्टूडियो देखने गया था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो मेरा बड़ा फेवरेट सीरियल है। तो पहले मैं वहाँ गया था, उसके बाद हम कॉमेडी नाइट विद कपिल में गए थे। तो बढ़िया था। वहाँ पे तो अरुण सर ने कपिल से बातें भी करी थी, उनको उठाया भी था, बहुत मजा आया। मतलब वहाँ पर था कि वो जब हम 1.5 घंटे बैठे थे तो सिर्फ हंसना ही हंसना और कुछ करना ही नहीं। अच्छा, और वो जो हंसना था वो एक अलग मतलब नेचुरल हंसी थी। ऐसा नहीं कि हमें ज़बरदस्ती हंसने को बोला जा रहा हो या वहाँ पे ज़बरदस्ती हंसने का माहौल बनाया जा रहा हो। एक इतना हेल्दी एनवायरनमेंट था, वो अल्टीमेट चीज़ थी कॉमेडी नाइट विद कपिल। अच्छा, आप मुंबई गए थे तो आप अन्नू कपूर जी से भी मिले थे, उनसे मिलने का कैसा एक्सपीरियंस था? अन्नू कपूर जी से हमने बहुत कुछ सीखा। हालांकि पहले भी दिल्ली में हम उनसे मुलाकात कर चुके हैं। एक्चुअली जो अभिषेक सर हैं, उनके जो भाई हैं वो अन्नू कपूर जी के साथ काम करते हैं, तो उन्हीं के थ्रू हम उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। काफ़ी सारी मूवीज़ उन्होंने बनाई है और बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाई है, कॉमेडी मूवी भी बनाई है, सीरियल रोल भी उन्होंने किए हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। तो बहुत मज़ा आया था उनसे मिलके। मतलब लगे ही नहीं ऐसा जैसे लगता है ना कि कैमरे के पीछे इंसान कुछ और होगा, बट वो बहुत नाइस पर्सनैलिटी है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ठीक है। अच्छा, आपके एक फ्रेंड हैं डीएसपी योगेंद्र सिंह, उनके बारे में कुछ बताओ कि डीएसपी एक डीएसपी की कैसी लाइफ होती है? लाइफ तो देखो, उनसे अब जब भी उनकी मुलाकात हमसे होती है, जैसे मैं उनसे, मेरा एक सपना था कि भाई यार तेरे साथ मुझे वर्दी में फ़ोटो खिंचाना है, तुम जब वर्दी पहने होगे तभी मेरे को फ़ोटो खिंचाना है। तो वो कहते हैं यार खिंचा लियो, कभी भी खिंचा लियो, आज ही हो यहाँ पे। लेकिन आज तक वो फ़ोटो क्लिक हुआ नहीं है, क्योंकि जब भी वो दिल्ली हमारे आते हैं तो यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो वो कैजुअल हमारी मुलाकात होती है। तो बस वही बता रहे होते हैं कि मेरी नज़र में जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है यार तू तो डीएसपी बन गया, अब तो मौज ही मौज है तेरी, और किसी के सामने झुकना नहीं, एकदम रुतबे से जीना, शान से, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ कह नहीं सकता तेरे को रोड पे चलते हुए। लेकिन वो बताता कि यार ऐसा नहीं है, जो इंसान जिस लेवल पे पहुंचता है ना तो वहाँ उससे ऊपर वाले भी कई होते हैं। तो वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता है मेरे साथ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत खुश है। मतलब उनको भी काफ़ी प्रेशर है, ऊपर वालों का बहुत प्रेशर है, क्योंकि हर फील्ड में ऊपर वालों का प्रेशर होता है। बट हाँ, मुझे तो वो बहुत इंस्पायर लगता है देखकर। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कह रहा है कि मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने 1 साल तैयारी करी और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक हो गया। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है जो 2 साल से तैयारी करता है वो ये सोचता है कि यार ये तो किस्मत थी, तो उसका सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को आप ये एक्सप्लेन कर दो कि मेहनत ही सबसे होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किस्मत अच्छी थी तो उसका हो गया। ये चीज़ आप थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दो उनको। मैं बच्चों से अक्सर बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाना, मतलब जिस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन निकला है वो ये ना सोचे कि इसका ये पहला अटेम्प्ट था। वो उसका पहला अटेम्प्ट नहीं है, वो बच्चे की गलतफहमी है कि ये उसका पहला अटेम्प्ट था। क्योंकि जो वो बचपन से तैयारी करता आ रहा है, जो उसकी स्कूलिंग रही है, जहाँ उसने 10th में पढ़ाई की, 12th में पढ़ाई की, ग्रेजुएशन में पढ़ाई की, ऐसा थोड़ी है वो सीधा पैदा हुआ और उसने कंपटीशन दिया। तो बच्चा ये भूल जाता है कि इसका इतना भी तो फेस था। वो बच्चा अपना 12th देके, अपना 10th देके उसको एहसास हो जाएगा कि मैंने 10th क्लास में क्या किया था, मैंने 12th क्लास में क्या किया था, और जिस बच्चे ने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया उसने 10th में क्या किया, 12th में क्या किया। अगर हम 10th क्लास से भी लेके चलें तो 10th से ग्रेजुएशन तक 5 साल होते हैं। तो वो 5 साल की मेहनत होती है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, और इस बच्चे ने सिर्फ 2 ही साल मेहनत किया, क्योंकि ये जागा ही ग्रेजुएशन करने के बाद है। तो इसलिए वो अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो 5 साल की मेहनत है उस बच्चे की, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। तो ये बच्चे को सोचना चाहिए कि वो भी मेहनत करे और आगे बढ़े। सिलेक्शन मिलता है, सबको मिलता है, बस मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन बस इतना ही है, वो एक नहीं 5 साल की मेहनत है उसकी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया पीयूष सर ने, और थैंक यू सो मच सर। बहुत कुछ जानने को मिला होगा स्टूडेंट्स को आपके, और एक थोड़ा सा न्यू लुक पता चला होगा कि पीयूष सर का नेचर किस तरह से, वो किस तरह से सोचते हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। थैंक यू। थैंक यू।